चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या, तो हम जैसे कि अभी देख रहे थे, हमने 8वां देखा था करेक्टरिस्टिक, मतलब जो भी स्टोन का करेक्टरिस्टिक था उसमें हमने 8 देख लिया था। 8वां भी हमने क्या देखा था, तो हमने इससे पहले अभी क्या देखा था, क्रशिंग स्ट्रेंथ से पहले हमने क्या देखा था, तो टफनेस एवं टफनेस इंडेक्स देखा था। टफनेस और टफनेस इंडेक्स देखा था, जिसमें 13 से नीचे रहा तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, 13 और 19 के बीच में रहेगा तो काम चलाओ, और 19 से ज़्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा। और 3% से अगर जो ज़्यादा उसमें हो जाता है तो ठीक नहीं है, 3% से कम होता है तो ठीक है, और 3% के बराबर भी होता है तो काम चलाओ हो रहता है। टफनेस इंडेक्स ये बताता है हमारा टफनेस क्या है, तो कितना इम्पैक्ट लोड या फोर्स एक बार में वो जो स्टोन है वो झेल सकता है, उसकी एबिलिटी को ही टफनेस कहते हैं। अब हम क्रशिंग स्ट्रेंथ देखते हैं। देखिए 9वां 10वां 11वां देखते हैं। और हाँ देखिए, कॉस्ट और बार्केबिलिटी से पहले फायर रेजिस्टेंस और बेदरिंग है, जो कि मतलब बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा था, तो इसलिए इन दोनों को पहले खत्म करके फिर वो दोनों को बताएंगे। हमारा है क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन, मतलब एक अच्छे गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन शुड बी ग्रेटर देन। देखिए क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना रहना चाहिए हमारे गुड बिल्डिंग स्टोन का, शुड बी ग्रेटर देन, ज्यादा रहना चाहिए कितना, 100 न्यूटन mm² से या 1000 किलो न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर से। क्योंकि देखिए 100 न्यूटन लिखिए या 1000 किलो न्यूटन लिखिए, बात एक ही रहता है। 100 न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलने के लिए 10⁻³ यानी कि केजी का यही ना होता है 10⁻³। उसके बाद देखिए एक 10 mm में 1 सेंटीमीटर, तो 10 mm दो है mm² तो mm² हो जाएगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10⁻³ 10⁻² खत्म, 1 0 यहाँ पे बच जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा 1000 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहा है, हाँ 1000 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हमारा आ जाएगा इस प्रकार। तो भाई दोनों में से कोई भी लिखिए, बात एक ही है। फिर क्या, स्टोन या रॉक प्रीफरेंस, मतलब हम उसको प्रेफरेंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम उसको किस प्रकार प्रेफरेंस करते हैं, तो इग्नियस रॉक पहले आता है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक, उसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक, उसके बाद आता है ये कौन सा है, तो हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक था। ठीक, तो इग्नियस रॉक यानी कि उसमें जो भी होगा हमारा, उसका जो भी होगा वो मोल्टेन लावा से निकलकर एक ही बार में बना हुआ रहेगा। मेटामॉर्फिक रॉक और जो सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक के ओरिजिन में चेंजेस आ जाता है, जो मूल ओरिजिन उसका था उसमें चेंजेस आ जाता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है हाई प्रेशर और हाई हीट के कारण। और सेडिमेंट्री रॉक लगातार डिपोजिशन होते रहता है वाटर में, सैंड क्ले इस सब का, उसके कारण वो बहुत सालों के बाद रॉक का फॉर्मेशन कर लेता है, उसी को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, इन तीनों का एक उदाहरण भी होगा और साथ में ये तीनों भी लिखे होंगे, उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ भी होगा, जिसमें ग्रेनाइट है शायद, सेल्ट है और एक शायद लाइमस्टोन है या सैंडस्टोन है। देखिए वही चल रहा होगा, आपने देख लिया होगा, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कैसे चल रहा है। तो इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक सबसे कमजोर होता है, उससे ज्यादा मजबूत कौन होता है, मेटामॉर्फिक रॉक, उससे ज्यादा मजबूत कौन होता है, इग्नियस रॉक। हमारा यहाँ पे हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ खत्म होता है। आगे देख लेते हैं कोस्ट। देखिए कोई भी चीज रहे, बिल्डिंग बनाना हो चाहे कोई भी चीज रहे, उसमें कोस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोस्ट अगर जो अच्छा है किसी पार्टी के पास, मतलब जो भी बना रहे बिल्डिंग, उसके पास कोस्ट अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे चीज़ों का उपयोग करवा के अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करता है बिल्डिंग को। क्योंकि देखिए घर ये सब होता है वो लाइफ में एक ही बार बनता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करे। कहानी भी सुने होंगे, मम्मी पापा बोलते भी होंगे यार घर आए जिंदगी में एक बार बनो, इसलिए अच्छा से बना ले बुआ, समझ नहीं। तो भाई घर एक ही बार बनता है, उसको अच्छा से बनाना चाहिए लाइफ में। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए हमको कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए हमारे पास, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किस चीज़ का उपयोग करना है किस चीज़ का उपयोग नहीं करना। तो भाई उन सब चीज़ों में हम अब देखिए उन सब चीज़ों को हम अच्छा से यूज करेंगे, अच्छा से यूटिलाइज करेंगे, तो कॉस्ट भी वहाँ पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा वो हमको। तो भाई कॉस्ट किसी भी चीज़ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहीं पे यहाँ पे कॉस्ट है हमारा। कॉस्ट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सेलेक्टिंग ए बिल्डिंग स्टोन को सिलेक्ट करने के लिए कॉस्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो देखिए हम वही किचन में ग्रेनाइट का पत्थर लगाते हैं, तो ग्रे वाला एक ग्रे ब्लैक होता है, ग्रे कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है। तो देखिए एक ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का लगाते हैं तो हमको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, ब्लैक कलर का वही लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है उसकी तुलना में, ग्रीन वाले की तुलना में वो महंगा होता है। तो भाई मतलब मार्बल लगाते हैं, मार्बल हम नॉर्मल लगा रहे हैं जो 5 से 6 साल चलेगा वो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, जो 20-22 साल चलेगा वो थोड़ा सा महंगा चलेगा। तो भाई कॉस्ट जो होता है उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन कॉस्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है किसको, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को, कोयरिंग को, ड्रेसिंग चार्जेस को, स्टोन के ट्रांसपोर्टेशन को। यानी देखिए हम मेरा कंस्ट्रक्शन साइड हमारा यहाँ पे है और उससे लगभग यहाँ से हम क्वेरिंग करवा के ला रहे हैं, तो इतना दूर में आने जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज था वो लगेगा कि लगेगा नहीं। अगर जो दूरी कम रहा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम लगेगा, दूरी ज़्यादा रहा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा लगेगा। और यहीं इसके आसपास ही यहाँ पे हमारा रहता है कंस्ट्रक्शन साइट, तो इसकी तुलना में इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा,
इसका कम रहेगा कि नहीं। तो वही कहना चाह रहे कि इस वाले का कम रहेगा, इस वाले का ज़्यादा रहेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कोई नहीं है कि यहाँ से पत्थर हटाने के लिए जो भी होगा, ये नहीं कि पत्थर हटा रहे तो वो वाला हटाने वाला भी तो लेगा ना कि हम यहाँ से ऐसे रुपये बेच देंगे या ऐसे देंगे। टन में आता है, वैसे जनरली पत्थर टन में आता है कि इतना रुपये का इतना टन आता है। देखिए गिट्टी अभी मार्केट में किस भाव चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो 6,500 रुपये टन चल रहा है, यानी कि 6500 रुपये टन चल रहा है। 6500 रुपये टन चल रहा है, यानी एक टन गिट्टी मंगाते तो उसका हमको 6500 रुपया लग जाएगा। इतना चल रहा है वो अभी मार्केट में, यानी पत्थर। देखिए अब फिर उसके बाद इतना यहाँ से उठाने के लिए हमको लगा, फिर यहाँ से यहाँ लाना और यहाँ से यहाँ लाने का पैसा अलग से लेता है वो जोड़ के। तो उसका ड्रेसिंग मैंने आपको बताया था कि अगर जो मॉइस्चर रहता है उसमें हम उस पर सेप बना के उसको सीजनिंग के लिए छोड़ देते हैं, तो जो सेप बनाना होता है उसी को ड्रेसिंग कहते हैं, सेप देने को। उन सब चीज़ों का चार्ज सेप देगा तो कोई लेबर ही देगा, लेबर अपना चार्ज जोड़ेगा। तो उन सब चीज़ों के चार्ज को मिला के कॉस्ट के अंदर आता है, किसके, स्टोन के कॉस्ट के अंदर वो सब चीज़ें आती हैं। फिर वर्कबिलिटी यानी कि उस कोई पत्थर उस पर हम कितना स्मूथली काम कर पा रहे हैं, उसका काम करने का कितना पैसा लग रहा है, वो सब उस पर वर्कबिलिटी में आ जाता है। उसके स्टोन इज सेड टू बी वर्केबल कब कहेंगे, व्हेन द वर्क इन्वॉल्व, किसमें, स्टोन वर्किंग में जो भी वर्क इन्वॉल्व होते हैं, सच एज कटिंग यानी कि यहाँ से काटना, ड्रेसिंग उसको शेप देना, एंड शेपिंग उसका जो शेप है, मतलब उसमें डिजाइन, ड्रेसिंग का मतलब होता है डिजाइन देना, शेपिंग का मतलब होता है उसका कोने को बराबर करना, यानी कि ऐसा बनाना कोनों को बराबर करना। फिर से ड्रेसिंग मतलब इसमें जो ओम का निशान आपको मैंने बताया था वो उन सब चीज़ों में जो भी हमारा पैसा लगेगा वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब कि सस्ता होना चाहिए, एंड इजी टू कंडक्ट, और जो भी उस पर काम होगा वो इजी रहना चाहिए। यानी कि कब, तो जब हम क्वेरिंग करके लाते हैं तभी इन सब चीज़ों को कर लेना चाहिए, ताकि बाद में पत्थर हार्ड होने पे ये सब चीज़ नहीं हो पाते हैं, तो उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। सॉरी, इन सब चीज़ों में अगर पैसा कम लगता है तो हमारे कॉस्ट कम आएगा तो हम ज़्यादा अच्छे से अच्छा पत्थर को यूज़ कर सकेंगे फिर बाद में। तो वही होता है कि कॉस्ट में इन सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और वर्कबिलिटी भी इन सब चीज़ों पे ही डिपेंड करती है। वर्कबिलिटी यानी कि पत्थर का हम कितना अच्छा से काम कर पा रहे हैं, जो भी पत्थर हमने चूज़ किया है उस पर कितना अच्छा से काम कर सकता है कोई भी लेबर, या कितना अच्छा से काम करवा पा रहे हैं, तो वही उसका वर्कबिलिटी होता है। वही कह रहा है ये, व्हेन द वर्क इन्वॉल्व स्टोन वर्किंग, जो भी इन्वॉल्व होता है स्टोन वर्किंग में, सच एज कटिंग, ड्रेसिंग, इज इकोनॉमिकल एंड इजी टू कंडक्ट, उस पर इजी टू कंडक्ट आसानी से किया जा सके, उसी को होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ में इग्नियस रॉक सबसे आगे, फिर मेटामॉर्फिक, उसके बाद सेडिमेंट्री, उसके बाद आप कॉस्ट में देखिए, कॉस्ट में क्या क्या है, तो कंसिडर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कंसिडर किया जाता है, क्वेरिंग को, और फिर ड्रेसिंग चार्ज को, यानी कि पत्थर पे एरिया से उठा के दूसरी जगह ले जाना होगा। हमारा मान के चलिए पहाड़ हमसे है दूर और हमारा बिल्डिंग साइड है, पहाड़ हमारा यहाँ पे और बिल्डिंग साइड यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको कवर तो करना होगा ना। हमको कवर करने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे, मेनली ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रक, ट्रैक्टर, ये सब का यूज करेंगे, तो वहाँ से वहाँ तक लाने के लिए पैसा तो लेगा ही लेगा ट्रैक्टर वाला। तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्वेरिंग यानी कि वहाँ से जो पहाड़ को काट रहा है ठेकेदार, ठेका लेके सरकार से, तो वो अपना चार्ज लेगा ही लेगा, क्योंकि वहाँ से वो पत्थर आपको दे रहा है। फिर ड्रेसिंग, वो पत्थर लाए तो आप इतना तो अपने है नहीं कि उसको छेनिया थोड़े से यूज करके उसको डिज़ाइन दे सके, उसके लिए भी लेबर बुलाएंगे आप, तो उस लेबर को भी पैसा देना होगा। तो उन सब चीज़ों का चार्ज जोड़ के जो भी हमारा स्टोन का फाइनल चार्ज आता है वही उसका कॉस्ट कहलाता है। ठीक, तो ये हमारे पे 11 खत्म हो गया। अब हमारे पास फाइनली 5 बच गया। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब जो भी था, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी था गुड बिल्डिंग का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो 5 बच गए हमारे पास। वो 5 को लेके आते, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।